कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग एकदम से मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि अब की बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने के 100 में 99% भरोसा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन मिल जाता है, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां पर प्रकाश डालिए। तो हम इस पे प्रकाश डालना है। तो जैसे पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां जो है इनके बारे में जो है बताना है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे। पृथ्वीराज चौहान एक महान क्षत्रिय राजा थे जिनकी बहादुरी, प्रशासनिक क्षमता और वीरता को भारतीय इतिहास में उच्च स्थान प्राप्त है। वे 12वीं शताब्दी के एक प्रमुख राजपूत शासक थे। वो 12वीं शताब्दी के एक प्रमुख राजपूत शासक थे। इन्होंने चौहान वंश की प्रतिष्ठा को ऊंचा किया। इन्होंने जो है चौहान वंश की मान सम्मान को ऊंचा किया। ठीक है, ये अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। इनके शासनकाल में और उपलब्धियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हैं। और जो है इनका जो दो भागों में विभाजित किया है, प्रकाश डालेंगे इस पे क्या है क्या नहीं। पहला है अल्ली और संयोगिता के विवाह की कथा। तो पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक रोमांचक और ऐतिहासिक प्रेम कथा हुआ है। इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कथा संयोगिता से जुड़ी है, जो एक वसूली वालसी राजपूत राजकुमारी थी। ठीक है, जो एक वालसी राजपूत राजकुमारी थी, जो पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण किया और बाद में इनका विवाह जो है हो गया इनसे। यह घटना अल्ली और संयोगिता की कथा का कथा के रूप में प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है सैनिक अभियानों में सफलता। पृथ्वीराज चौहान ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और अपने शासन क्षेत्र का विस्तार किया। उसने एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, उसमें एक जो है उनके एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण था उनके संघर्षों का गजनी ने सुल्तान मोहम्मद गजनबी और बाद में मोहम्मद गौरी के खिलाफ हुआ। मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध जो है 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और जो है इन्होंने जीत लिया युद्ध। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को प्रथम तराइन युद्ध में हरा दिया। अभी मैंने बताया ना, हरा दिया। हालांकि 1192 में जो है मोहम्मद गौरी ने पुनः आक्रमण किया और दूसरे तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, मतलब पृथ्वीराज को हरा दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम शासन की नींव भी पड़ी। तीसरा देखेंगे संगठनात्मक प्रशासन। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार किए और शांति स्थापित करने के लिए सशक्त शासन की नींव रखी। इन्होंने अपनी सेना को संगठित, जिससे वे युद्धों में प्रभावी रूप से लड़ सकें। चौथा देखेंगे दोस्तों साहित्यिक संस्कृत साहित्य और कला को प्रोत्साहन। संस्कृत साहित्य और कला को प्रोत्साहन। इसका आंसर लिखेंगे। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल शासक होने के साथ साथ संस्कृत साहित्य और कला के प्रति गहरी रुचि रखते थे। इनके दरबार में कवि चंद्रबाई जैसे प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज के बारे में काव्य रचनाएं की। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबाई द्वारा रचित है,
पृथ्वीराज रासो जो किताब है वो चंद्रबाई द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इनका प्रसिद्ध काव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है सब कुछ बताया गया, इनका वीरता और सब कुछ जो भी इनके है सब कुछ बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान का शौर्य। पृथ्वीराज चौहान का शौर्य और वीरता केवल उनके युद्धों में ही नहीं बल्कि उनके सामरिक और सांस्कृतिक योगदानों में भी प्रचलित होती है। इनके शासनकाल में चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण सामरिक और सांस्कृतिक पहचान मिली। स्वतंत्रता और संघर्ष के प्रतीक। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता और संघर्ष का प्रतीक बन गए। उनके जीवन और युद्धों से संदेश मिलता है कि उन्होंने अपनी मातृभूमि और स्वतंत्रता के लिए हर कठिनाई का सामना किया। निष्कर्ष जो है इनके बाद में जो है क्या निकल कर आया, क्या परिणाम हुआ, सब कुछ हम बताएंगे। पृथ्वीराज चौहान की वीरता, साहस और प्रशासनिक क्षमता ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। उनका जीवन संघर्ष, सामरिक कौशल और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। उनके योगदान को भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। कन्नौज नरेश यशवर्धन की उपलब्धियां। तो कन्नौज के नरेश यशवर्धन 7वीं शताब्दी का नाम भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान पर रहता है। वे उत्तर भारत में एक प्रमुख शासक थे और हर्षवर्धन के भाई थे, जिनका शासनकाल को विशेष रूप से भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण माना जाता है। यशवर्धन की उपलब्धियों को उनके शासन, प्रशासन और समकालीन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। यशवर्धन की प्रमुख उपलब्धियां। साम्राज्य का विस्तार। यशवर्धन ने कन्नौज की गद्दी पर बैठने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वे अपने भाई हर्षवर्धन को अधीन कन्नौज के राजा थे और उनके निधन के बाद इन्होंने कन्नौज का शासन संभाला। यशवर्धन ने पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में बिहार तक अपने साम्राज्य को फैलाया। कन्नौज की समृद्धि काल। कन्नौज की यशवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। समृद्धि के दौर से गुजर रहता था। यशवर्धन ने कन्नौज को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाने के लिए कई सुधार कन्नौज के शांति स्थापित हुई, जो व्यापार, कला और संस्कृति के लिए अनुरूप है, सांस्कृतिक के लिए अनुकूल है। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन बच जाता है, इसको हम कंप्लीट करा दें ताकि आपके लिए आसानी हो सके। नहीं दोस्तों, अगर कंप्लीट कराएंगे तो काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी भी इसी क्वेश्चन का आंसर बच जाता है आप लोगों के पास। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।